नमस्कार। उड़ान के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षात्कार की श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ है 2019 बैच के डीएसपी शुभम तिवारी। आज पूरी जर्नी जानेंगे शुभम से कि किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए एक रणनीति बनाई, क्या कुछ इस संघर्ष के दौरान उनके साथ बीता है। तो सबसे पहले शुभम, आपका स्वागत है प्रतियोगिता उड़ान के इस मंच पर। शुभम, सबसे पहले जानेंगे किस तरह से आपकी शुरुआत रही, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उड़ान परिवार का, जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया। सर, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, वैसे तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला हूँ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान तक मेरा पूरा फोकस गेट के एम में था। बट जब एक दो अटेम्प्ट में मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैं अपनी पूरी पीएससी में आने के पीछे का बैकग्राउंड को देख पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ जो स्थिति मुझे जैसा जैसा कराने के लिए उस सिचुएशन में डाली। फॉर एग्जांपल, जब मेरा गेट क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने एनालिसिस किया कि मुझे किस फील्ड को स्विच करना चाहिए और एक ऐसा फील्ड जो मुझे एक स्थायी आउटपुट दे। तो उसी दौरान मैं यहाँ पे उड़ान परिवार की उस वक्त निहारिका मैम संभालती थी, उनसे आके मिला, थोड़ा उनसे काउंसलिंग किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप नेक्स्ट पीएससी को एम बना के पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर मैंने इस फील्ड के बारे में अच्छे से जाना। मैंने एक दो व्यापम के भी एग्जाम दिए, क्योंकि प्री की सिलेबस उससे मैच करते हैं, और लकली वो एग्जाम मैंने क्रैक भी किया, उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हल्का सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, इस फील्ड में आया जा सकता है। तो एक प्रैक्टिकल थॉट के साथ मैं इस फील्ड में आया था कि मुझे जो एक स्थायित्व जीवन का जो बोलते हैं कि आपको सेटल होना रहता है, तो वो फाइनली मैं इस फील्ड के थ्रू होना चाहता था। तो ये मेरे यही माइंडसेट था सर। एक इंजीनियर अचानक से प्रशासनिक सेवा की तरफ आता है, बड़ी कठिनाई भी हुई होगी शुरुआती दिनों में, क्योंकि सिलेबस पूरा अलग हो जाता है, पढ़ाई का अप्रोच पूरा अलग हो जाता है। तो किस तरह से एक पूरी आपकी रणनीति रही है? स्टार्टिंग तौर पे सर बोला जाए तो हम खुद ही 10th के बाद जो सोशल स्टडीज को छोड़े रहते हैं, तो माइंड में रहता है कि अब इसको बाय बाय कर रहे हैं, अब इसकी तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और टेक्निकल स्टडीज के दौरान भी कभी माइंड में ये नहीं आया कि दोबारा उस फील्ड में जाना होगा। लेकिन हाँ, फील्ड का अपना बहुत विशेष महत्व है, जिसके कारण मैं इससे और आकर्षित हुआ। और जो चुनौतियां मुझे फेस करनी पड़ी वो स्टार्टिंग तौर पे थी, लेकिन चूंकि मैं हमेशा से पढ़ाई में एवरेज अबव एवरेज था ही, तो मुझे चीज़ें कवर करने में दिक्कत नहीं आई। और जब चीज़ें रेलिवेंट लगने लगी, जो हमारे आसपास चल रहा है, खासकर बात किया जाए जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनारियो है, तो जब हम रिलेट कर पाते हैं, करंट अफेयर से अटैच हो पाते हैं, तो फिर टफ नहीं लगा। एक पहली बार फर्स्ट रीड में जो पढ़ने में दिक्कत आई, वही बस मेरी सबसे मेन दिक्कत थी। उसके बाद चीजें अपनी हिसाब से। पूरी रणनीति होती है जब भी हम पीएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। जी, आपने किस तरह की रणनीति बनाई, कैसे इस फील्ड के लिए अप्रोच किया? जी सर, मेरी रणनीति जो थी ना, दूसरों से थोड़ा अलग थी। मैंने पहले फोकस किया कि मुझे पहले कोई भी एक वैकेंसी क्रैक करनी है। मैंने देखा कि पीएससी का जो पूरा एक साइकिल है, वो लगभग 1.5 साल तक भी चले जाता है, और ये कोविड के समय में तो और भी लंबा चला गया था। तो मैंने उसको जज करते हुए, और चूंकि मैंने व्यापम के कुछ एग्जाम निकाल चुके थे, तो मैंने पैरेलल व्यापम का पहले सोचा कि पीएससी की मैं पहले जब तक एक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ, वन टाइम रीड नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं व्यापम भी देते रहूँगा। तो उसके दौरान आने वाले व्यापम के एग्जाम्स में मैंने पैरेलल अटेंशन देते हुए उसमें सफलता भी पाई, तो मुझे एक स्टेबिलिटी मिल गई वहाँ से। साथ ही साथ मैं जो पीएससी के सिलेबस और उसकी पढ़ाई की रणनीति में एक चीज देख पाता हूँ कि यहाँ पे आपको कई चीजें टाइम लेगी ही। तो चूंकि मेरा ध्यान हल्का सा व्यापम की ओर भी था, तो मेरे मेंटल तौर पे मुझे कभी प्रेशर नहीं हुआ कि मेरा पीएससी लेट क्यों हो रहा है। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, वहाँ प्री क्लियर हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हुआ, उसके बाद क्लियर नहीं हुए, लेकिन मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा था और जॉब के साथ चीज़ों को कर रहा था। तो मुझे अपना ग्रोथ दिख रहा था, और मैं ऑलरेडी एक जॉब में था, तो एक सेटिस्फेक्शन था मुझे। और जो मेरी गलतियां थी, कुछ कोचिंग के माध्यम से, कुछ सेल्फ एनालिसिस करके मैं उसको धीरे धीरे सुधार कर रहा था। तो चीज़ें मेरे लिए धीरे धीरे ईजी होती चली गई और अंततः सफलता मिली सर। तो हम जब भी हम बात करते हैं पीएससी के लिए, और हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी की रणनीति ऐसी होती है कि पहले प्री के लिए तैयारी करता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, या कोई कंबाइंड अप्रोच रखता है। आपका अप्रोच किस तरह का रहा है? सर, मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ। मैं यही उड़ान में ही मैंने एडमिशन लिया था प्रीलिम्स के बैच में, और उसके दौरान ही जैसे मैंने बताया कि व्यापम के जॉब को मैंने क्रैक कर लिया था। फिर उसके साथ साथ मैंने मेंस की तैयारी की। तो मेरा जो अप्रोच था मेंस आफ्टर प्री वाला था। लेकिन अगर आइडियली बात किया जाए सर,
तो मेंस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, और अगर हम उसको पहले कवर कर लें तो उसके बाद प्री पढ़ना बहुत आसान हो जाता है ऑब्जेक्टिव लेवल पे। और जब आप इस पीएससी के लक्ष्य के साथ 2-3 साल तक जुड़े भी रहते हैं ना सर, तो आप एक चीज फील करते हैं कि बाद में आप वही करते हैं, आप साल भर मेंस पढ़ते रहते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आफ्टर जनवरी, आफ्टर दिसंबर यू विल स्टार्ट योर प्री। तो हाँ, नोटिफिकेशन आ जाता है सर। तो ये तो समझ में आता है कि अगर हमारा एक बार मेंस की चीजें क्लियर हो गई तो प्री हमको 1 महीने 1.5 महीने, और जॉब के साथ तो मैंने सर 15 दिन में ही पढ़ा है। इवन चुनाव ड्यूटी करते हुए तो हो जाता है मैनेज। आपका मेंस पे जितना पकड़ है ना, वो आपके प्री के एफर्ट को तो कम करता है। कुल मिला के कहें, खासकर पीएससी की बात करते हो तो कंबाइंड अप्रोच से लेकर चले तब ज्यादा बेहतर होता है। जी सर, इससे संबंध में मेरा एक सलाह ये रहेगा कि अभ्यर्थी ये टेंशन ना ले कि मुझे कंबाइन एफर्ट लगाना है तो मैं सब सब्जेक्ट का न्याय करूं। वो चाहे तो जो कॉमन सब्जेक्ट और ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस में दोनों में फ्रूटफुल हैं, तो उसको उसमें ये वाला स्ट्रेटेजी रखे। बाकी चाहे तो इंडिविजुअल प्री या मेंस का अप्रोच रख सकते हैं वो। सुबह आपने बार बार उड़ान का जिक्र किया, आपने कोचिंग का जिक्र किया है, तो क्या आपको लगता है कि कोचिंग जैसी संस्थाएं हेल्पफुल हो सकती हैं, या कोचिंग कितना जरूरी है किसी अभ्यर्थी के लिए? सर पहले के ज़माने में तो कोचिंग नहीं होते थे, उसके बिना भी लोग सफल होते थे और जो भी एग्ज़ाम होते थे उनको क्रैक करते थे। आज के एस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारे सामने ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और हम अपने एफर्ट और टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने जो किया, मैंने कोचिंग का सहारा लिया कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा क्योंकि मैं फील्ड चेंज कर रहा हूँ। और सेकंड, जब आप असफलता को बीच में पाते हैं, जैसे मैंने बताया कभी मेरा मेंस नहीं निकला, तब आपको लगता है मैं किसके पास जाऊँ, कौन मेरी हेल्प करेगा, या मैं क्या चेंजेस करूं, क्या सुधार करूं अपनी स्ट्रेटेजी में तैयारी के दौरान। तो वहाँ पे कोचिंग हेल्पफुल होता है। और सर हमारे साथ तो ये भी हुआ था कि सिलेबस बीच में चेंज हुआ था, तो उसमें भी मुझे कोचिंग का सपोर्ट मिला। तो कोचिंग मैंडेटरी नहीं है सर, लेकिन कोचिंग के हेल्प से आपको आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं और कई आपको ट्रिक्स पता चलते हैं, आपके समय बचते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी सेल्फ स्टडी भी कर रहा है वो भी सफल हो सकता है। शुभम, जब भी हम पीएससी के सिलेबस की बात करते हैं तो कई लोग पीएससी के सिलेबस को लेकर तरह तरह की बात करते हैं। कोई कहता है कि बहुत लेंथी सिलेबस है, किसी को बहुत आसान सा सिलेबस लगता है। आपको ये सिलेबस किस तरह से लगता है? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है? सर सिलेबस नो डाउट बैलेंस्ड है, और देखा जाए तो स्टार्टिंग दिनों में हमको भी सिलेबस से कुछ ना कुछ आपत्तियां होती ही थी। हम भी क्रिटिसाइज किया करते थे उसको, कभी साइंस के वेटेज को लेके और मैथ्स के वेटेज को लेके, या फिर जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं। लेकिन सर जैसे मैं अपनी दो प्रकार की जॉब में रहा सर, मैं दोनों के ट्रेनिंग के दौरान भी और उनकी स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के बेस पे भी बता रहा हूँ सर कि जो सिलेबस है वो बहुत ही बैलेंस है और यूजफुल है। इवन जैसे हमारा जो फाउंडेशन ट्रेनिंग भी हुआ उसमें भी उसकी कई चीज़ें काम आए, और हमारे जॉब फील्ड से रिलेटेड भी कई चीज़ें हैं। और कई बार हमको लगते हैं कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट इतने ज़्यादा क्यों हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड में स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं फील्ड में काम आ रहे हैं। तो जो हमारा सिलेबस है काफ़ी बैलेंस्ड है सर, और अभी की स्थिति में तो नहीं लगता सर मुझे कि इसमें कोई चेंज की आवश्यकता है। शुभम, हम फिर से लौटेंगे रणनीति की तरफ। पीएससी की रणनीति पे हम बात कर रहे थे, तो चूंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, और जब हम पीएससी की बात करते हैं तो पीएससी के सिलेबस में ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका अप्रोच या एक साइंस के स्टूडेंट का अप्रोच किस तरह का होना चाहिए ह्यूमैनिटी या सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट को लेकर? स्टार्टिंग में चैलेंजेस लगते हैं सर, जब आपको लगातार थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेकिन जो आपने जैसे बताया इंजीनियरिंग का एफर्ट बहुत काम आया। स्टार्टिंग फेज में मुझे वो चीज़ें जब लेंदी लग रही थी तो मैंने फर्स्ट एक बार रीड करके छोड़ा चीज़ों को, ये बिना एक्सपेक्टेशन की चीज़ें मुझे याद हो रही हैं, तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ऐसे करते हुए जब मैंने 2 बार चीज़ों को रीड कर लिया तो मुझे चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझ में आने चालू हो गया। और इंजीनियरिंग में हम यही चीज़ों का उपयोग करते हैं कि हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फिर उसके बेस पे आप फैक्ट याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़, मेंस के तौर पे देखा जाए तो आपके आंसर तैयार होने चालू हो जाते हैं। अगर खासकर जैसे हम 6 पेपर के लिए बहुत पैनिक होते हैं, फिलोसफी इतना बड़ा क्यों है, कैसे हम चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे माइंड में। लेकिन चीज़ों को कम टाइम दे के भी मैंने इंजीनियरिंग के जो मेरे पढ़ाई के तरीके थे उसको लगाते हुए वहाँ से आउटपुट निकाला है, और वहाँ का तरीका बिल्कुल मुझे बहुत काम आया है। हर अभ्यर्थी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसको लगता है कि शायद मैं आगे सफल ना हो पाऊँ। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो उस हताशा से बाहर निकलने के लिए कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। छोटी छोटी हताशाओं का वक्त भी आता है, और कभी कभी आपको जो तैयारियों को रोक देने वाला या फिर आपको वहाँ पॉज करने वाला भी हताशाएं आती हैं।
तो वैसी बड़ी हताशा के बारे में एक बार मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जब मेरा 2 बार मेंस क्लियर नहीं हुआ तो सेल्फ डाउट होना चालू हो जाता है कि क्या मैंने मतलब मैं क्या कमी कर रहा हूँ, क्यों मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि आपको पहले से इन सिचुएशंस के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ स्थिति आती है तो फिर आपका अप्रोच क्या होगा। मैंने ये किया, मैंने पहले से ही कॉन्सेप्ट बना के रखा था कि अगर मुझे कभी भी ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो तो मैं क्या करूँगा। तो मैं कुछ साउथ की मूवीज़ देखता था, मैं कुछ मोटिवेशन कोट खुद लिखता था, क्योंकि जब मैं खुद लिखता था तो उनको फील कर पाता था कि ये किस एस्पेक्ट में बोली गई है। और तीसरा, मैं पढ़ाई को छोड़ता नहीं था, मैं उस दौरान करंट अफेयर देखता था। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं तो पढ़ाई से जुड़े हुए भी रहते हैं और आपका माइंड बोलना चाहिए कि एक डायनेमिक तौर पे काम करता है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी से मैं उस बोलना चाहिए कि ड्यूरेशन से बाहर आ जाता था जब जो मुझे टोटली डिमोटिवेट फील करा रहा है और लग रहा है कि अब पढ़ाई रोक दूं या फिर नहीं हो पा रहा है क्या यार, ऐसे टाइप से जो थॉट्स हैं उनसे मुझे बांध के रख रहा था, उससे मैं बाहर निकल जाता था। फिर कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक, जैसा कि बोला गया है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही बोलना चाहिए कि प्रकृति का स्थायी नियम है। तो मुझे उस नियम पे विश्वास था कि अंततः वो समय आएगा कि जो मैं और साथ ही साथ जो मेरी कमियां रह गई है उनको नोट डाउन करते हुए और कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू या फिर जैसे उनसे मुलाकात हो पा रहा है, ये आइडियली मुझे क्या करना चाहिए। हम खुद भी सोच सकते हैं चीज़ों को, ज़्यादा एनालिसिस हम इतने बड़े हो चुके रहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन कि हम खुद निर्णय ले सकते हैं। उन्हीं से सर मुझे उसी स्थिति से बाहर निकलने में परिवार और दोस्तों का सपोर्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ऐसे मौके पे। आपके साथ किस तरह की परिस्थिति थी? परिवार और दोस्तों के सपोर्ट के संबंध में मुझे एक चीज़ समझ में आता है सर कि कम से कम वो हमको उल्टा डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं या फिर हमको अपने लक्ष्य से भटका नहीं रहे हैं। पहला, अगर आपकी फैमिली और दोस्त इतना ही कर पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायी है। तो मेरे साथ यही हुआ। एक तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तेरा हो जाएगा, तू कर, कंटिन्यू कर। तो वो चीज़ मुझे हमेशा इस तैयारी के साथ बांध के रखी। परिवार में पापा मम्मी से लेके सिस्टर, सभी परिवार वाले हमेशा मोटिवेट रखते थे कि तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। और साथ ही साथ दोस्त लोग को अगर एक बार बोल दो भाई मैं पढ़ रहा हूँ, या मेरा जैसे एक सप्ताह बाद एग्जाम है, तो कॉल, घर आना तो छोड़िए, कॉल भी नहीं आते थे उनके। तो ये अंडरस्टैंडिंग और लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत उस दिन कॉल, भाई चल मूवी चलते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो थी सर कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ, तो ये मोटिवेशन का भी एक अलग कारण है और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से ही बचाती है। पीसी में 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरह से की? सर इंटरव्यू बोला जाए तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चरण है। और आजकल के सिनेरियो में देखा जाए तो उसके मार्क्स काफ़ी वेरी कर रहे हैं। टॉप 2 मतलब जो ज़्यादा मार्क्स पा रहा है और कम मार्क्स वाले के बीच में 50% के मार्क्स के अभी अंतर देखने को मिल रहे हैं। मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो खुद को जानना जरूरी है। आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने पहले अपने लेवल पे चालू किया। अगर मैंने खुद को जान लिया, मतलब मेरा बायोडाटा तैयार हो गया, साथ ही साथ फिर मैंने जो मेरे सब्जेक्ट्स थे उस पर फोकस करना, उसको 1 टाइम रीड मारा और लगभग जो मैंने बोला कॉन्सेप्ट सबके क्लियर रखे। फिर हल्का सा मैंने करंट अफेयर्स के एनालिटिकल जो टॉपिक्स थे उनको पढ़ा जाना और मॉक्स दिए। तो मैंने इस पूरी अपनी प्रक्रिया में काफ़ी सिंप्लिसिटी को अपनाया कि जो होना चाहिए वो किया। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी मैंने अपना को सिंपल रखने की कोशिश किया। वहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई भी मेरे डिजायर्ड क्वेश्चन आएंगे वहाँ, और हुआ भी वही, एकदम उलट क्वेश्चन आए। और चूंकि मैं पहले से तैयार था और वहाँ मैंने अपना बेस्ट दिया और एक काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, जिससे मुझे पोस्ट मिलने में भी सहायता मिली। तो अच्छी तैयारी रही। शुभम, अभी आपने मॉक का जिक्र किया। मॉक इंटरव्यूज किस तरह से हेल्पफुल रहा आपके लिए, या किसी भी अभ्यर्थी के लिए मॉक इंटरव्यू कितना फायदेमंद होता है? सर मॉक आपको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कि आप उस इंटरव्यू के दौरान कैसे बिहेव करने वाले हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे रहने वाले हैं, आपके बोलने की स्पीड कैसे रहने वाली है, पिच कैसे रहने वाला है। फिर अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कैसे आप उस दौरान रिस्पॉन्स करते हैं। तो मॉक से आपको इन सभी चीज़ों से बोलना चाहिए सामना करने का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस लिया। मैंने ज़्यादा मॉक नहीं दिए, लेकिन जितने मॉक दिए उसके बाद अपने खुद को एनालिसिस किया और पिछले मॉक्स में जो भी मुझे फीडबैक मिले थे उस गलतियों को सुधारा और अपने आप को जैसा मैं हूँ लगभग वैसे रखने की कोशिश किया। थोड़ा आइडियल बनने की कोशिश किया कुछ आंसरों पे जहाँ आवश्यकता है, और थोड़ा जहाँ मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है वहाँ पे हल्का सा बोलना चाहिए फ्रेमिंग करने की कोशिश की। बाकी उसके अलावा मैं जैसा हूँ वैसे ही प्रेजेंट करने के मैंने प्रयास किया। शुभम, अब आप चूंकि डीएसपी हो चुके हैं और आपने
वर्दी भी पहन ली है, तो ये वर्दी पहनने के बाद खुद के अंदर की फीलिंग क्या होती है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे युवा अभ्यर्थी जो देख रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि वर्दी पहनने के बाद की जो फीलिंग होती है, एक जो जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो क्या होता है? सर वर्दी पहनने का बोलना चाहिए शौक जीवन में सभी को कभी ना कभी होता है, चाहे वो बचपन में फैशन शो हो या फिर कभी कोई प्ले देखा हो या फिर कुछ गेम खेल रहा हो। तो वैसे मेरे भी मन में कभी वैसे बोलना चाहिए ख्वाब तो थे, तैयारी के दौरान सीधे ही स्पष्ट तो नहीं थे, लेकिन हाँ थे। और जब मैंने इसको पहन लिया तो बाहर से लोगों को दिखता है, मतलब लोगों को जो अपीयर होता है कि इट्स ऑल अबाउट पावर, तो वो है, बिल्कुल है। जो बेल्ट और टोपी की जॉब होती है वो बिना पावर की तो संभव ही नहीं है। तो पावर हमको देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है और एक अनुशासन में बंधे रहने का हमें एक सबक देता है। क्योंकि हमारी सर जो जॉब है वो नौकरी नाव के सेवा के रूप में ज़्यादा है, तभी सर्विसेज बोलते हैं इसको। और आप वर्ष के 12 महीना प्रत्येक महीने के प्रत्येक दिन और दिन के 24 घंटे आपको हमेशा ड्यूटी करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल आपको तैयार करता है उसमें वर्दी का बड़ा रोल होता है कि ये वर्दी मेरे साथ है तो इस वर्दी के लिए मुझे कुछ करना है, अपने स्टेट और अपने देश के लिए कुछ करना है, जिसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आम जनता, उसके लिए कुछ करना है। तो वही मोटिवेशन का कारण है सर। सुबह में अभी वर्दी की बात हम कर रहे थे और वर्दी के साथ एक महत्वपूर्ण चरण होता है ट्रेनिंग का। जी सर। तो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? क्योंकि हमने जो सुना है कि डीएसपी या जब भी वर्दी की ट्रेनिंग होती है काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? सर स्टार्टिंग में तो लगा कि ऑफिसर ट्रेनिंग है तो क्या पता थोड़ा हमारे साथ हमको कड़ाई कम रहे, लेकिन चूंकि सर्विसेज की मांग है कि आपको वेल डिसिप्लिन बनाने के लिए और अच्छा फिटनेस सुधारने के लिए आपको वे जितना आवश्यक है उतना कड़ाई वो करवाते हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमको खुद में सुधार दिखता है। हम ज़्यादा बोलना चाहिए कि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं चीज़ों पे। और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट में आने के बाद आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तब आपका अप्रोच कैसा होगा। तो बहुत ही फ्रूटफुल एक्सपीरियंस रहा है सर। मैं तो शुभम को जानता हूँ और शुभम कल भी मेरे लिए वही था, आज भी वही है, लेकिन आप खुद शुभम जो है, जो स्टूडेंट शुभम था और आज डीएसपी शुभम है, खुद में कितना फर्क महसूस करते हो शुभम? एक लोक सेवक होने के नाते ही आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, अपने जनता के लिए भी और अपने शासन के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी। तो एक वो परिवर्तन दिखता है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और एज ए डीएसपी तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। हमें प्रोएक्टिव अप्रोचेस भी रखना है और सामने आने वाली शिकायतों और कंप्लेंट्स हर चीज़ों को समझना है, आगे की रणनीति भी करना है, वीआईपी बंदोबस्त भी करना है, लाइन ऑर्डर भी देखना है। तो ये सभी चीज़ें माइंड पे, आज के शुभम के माइंड पे चीज़ें रहती हैं कि जब भी ऐसी चुनौतियां मुझे मिले तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। और जो स्टूडेंट वाला शुभम था वो आम जनता के समान था, वो जो उसके मन में आता था लगभग वो चीज़ें कर पाता था और उसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब वाले शुभम को हर चीज़ करने से पहले एक बार सोचना है कि वो अपने लिए तो छोड़िए, दूसरों के लिए दूसरों पर उन चीज़ों का क्या इफेक्ट होने वाला है। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई ड्यूटी है तो पहले उसको निभाई जाए। बात करें लोगों के नजरिए की, लोगों का नजरिया कितना बदला हुआ है आपके लिए? सर लोगों का नजरिया, चूंकि अब हम एक लोक सेवक हैं तो जनता की आशाएं हमसे रहती हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और कुछ अपनी शिकायतें भी लेके आते हैं। तो मिला जुला सा नजरिया है सर। बाकी अभी तक तो काफी पॉजिटिव रहा है। शुभम, हम इंटरव्यू के आखिरी चरण की तरफ हैं और मैं इस वक्त आपसे पूछना चाहूँगा कि शुभम के लाइफ को जीने का या लाइफ को देखने का नज़रिया क्या है, लाइफ में किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं? सर मैं लाइफ को डेली बेसिस पे जीना चाहता हूँ। जब जो मुझे करना है या जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं करूँ, और जो उसके अलावा जो मेरे गोल्स हैं, बोलना चाहिए जो लॉन्ग टाइम गोल्स हैं, उसको भी कुछ समय दे पाऊँ। तो ड्यूटी के साथ साथ चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि अपने कर्तव्यों की तरफ ज़्यादा समय देना होता है और जो लॉन्ग टाइम गोल्स हैं उसको हम कम समय दे पाते हैं। तब भी अपने ओवरऑल बोलना चाहिए कि डेली रूटीन को सिंपल रखते हुए, पूरी ड्यूटीज निभाते हुए मैं एक बोलना चाहिए कि संतुलित रूप में अपने जीवनचर्या का निर्वाह कर रहा हूँ। आखिरी सवाल, अभ्यर्थियों के नजरिए से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सक्सेस मंत्रा की हम बात करें, 5 पॉइंट्स में अगर मैं आपका सक्सेस मंत्रा जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे सुबह? पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपको 1-2 रीड कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस एनालिसिस करने के बाद आईएमपी टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा
उन टॉपिक्स का आइडिया ले लेना है। सेकेंड पॉइंट ये होगा, जो एमपी टॉपिक्स आप अच्छे से जान चुके हैं उस पर पकड़ बहुत अच्छी रखना है, और जो अदर जो आपके टॉपिक्स बच रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको धीरे धीरे करते हुए उन्हें भी कवर करना है और उन पे भी पकड़ रखना है। तीसरा चीज, अब आपको कुछ समय में रिवीजन करते रहना है। रिवीजन का माध्यम एमसीक्यूज भी हो सकता है, आपका सेल्फ रीडिंग भी हो सकता है। आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं इसमें कि उसका शॉर्ट वीडियो देख लिए और उसको रिटेन रखिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जो कि मेरा चौथा पॉइंट है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इसलिए नहीं कि आपको देने जाना है, आप उस एग्जाम के एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहां जाके आपको पूरा एग्जाम जैसे फील करना है, और उसके बाद आके एनालिसिस करना नहीं भूलना है, क्योंकि जो आप एनालिसिस करते हो उसी दौरान चीजें आपको याद होने लग जाती हैं। और खासकर आजकल के जो प्रीलिम्स और व्यापम की अगर चीजों को देखा जाए तो बहुत पहले जो किसी एग्जाम में आपने दिया है वो क्वेश्चन आपको याद आते हैं, और तो इसलिए आपको एनालिसिस करना, कहाँ गलती रह गई, बिल्कुल उन चीजों को करना है आपको। और अंतिम, एग्जाम हॉल में अब बिना किसी प्रेशर के जाना है, हमेशा ये मान के चलना है मुझे सब आता है, और उस दौरान भी आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको मल्टी लेवल में सॉल्व करना है। कम से कम 2 या 3 राउंड आपको सॉल्व करना है। पहले राउंड में आप इजी क्वेश्चंस को, उसके बाद रिस्पेक्टिवली आप जहां चांसेस के आधार पे 70-30 और 50-50 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस दौरान मैं जैसे करता था, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करता था, आइज ब्लिंकिंग वाले एक्सरसाइजेस भी करता था, मतलब खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करना है, क्योंकि पढ़ाई जो भी हो अंततः आपको एग्जाम हॉल के परफॉर्मेंस से मतलब है। तो एग्जाम हॉल में भी क्यों हम टेंशन में रहें, चिल रहते हुए, रिलैक्स होते हुए आप अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे जो क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे वो भी बनेंगे। और जैसे आजकल कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है तो आपको वैसे ही अप्रोच के साथ एग्जाम देना चाहिए, यही मेरा मंत्र है। हम पूरी बातचीत कर रहे थे शुभम तिवारी से, और शुभम ने बताया कि किस तरह का अप्रोच उनकी पढ़ाई को लेकर रहा है, जीवन को लेकर रहा है, और अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी क्या कुछ उन्होंने सीखा। तो बहुत सारी बातें भी, बहुत से उनके अनुभव हमने आज यहाँ पे सुने हैं, और मुझे लगता है कि जो भी हुआ आज शुभम का ये इंटरव्यू वाला वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें आपके इंटरव्यू के वीडियो से फायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा और साथ साथ जीवन को लेकर जो उनका नजरिया है वो काफी कुछ बदलेगा, और वो आपके अप्रोच से कुछ सीखते हुए अपने मुकाम को हासिल करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभम। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में जो भी और आगे लक्ष्य है उसको आप हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।